जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप पीछे स्लाइड को देख पा रहे हैं, जो इस चैनल के द्वारा आपको नई मुहिम के तहत जो हमारी टैगलाइन रहेगी साथियों, भी आपको जानदार, शानदार और दमदार कंटेंट के साथ शानदार फैकल्टी जो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, जो आपकी सफलता के अंतर्गत चार चांद लगा देगी साथियों। उसी कड़ी के अंतर्गत अपन आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं, एएचडी यानी कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस की, या अपन इसको क्या कहेंगे साथियों, पशुपालन की बात करने वाले हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट साथियों जो अपन शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, समझ के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, विजुअल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कौन सी ब्रीड के किस लक्षण को दर्शाया जाता है, किसके बारे में क्वेश्चन आता है। इसी क्लास के अंतर्गत साथियों अपन जो मैट्रिक करेंगे, उस मैट्रिक के अंतर्गत आपको मैं साथ के साथ ये भी बताता जाऊंगा भी अंतिम वर्षों के अंतर्गत यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बना है और आने वाले टाइम के अंतर्गत और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो इसी जानदार, दमदार, शानदार कंटेंट के साथ अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, यानी कि पशुपालन की। तो साथियों, पहली स्लाइड के अंतर्गत अपन देखेंगे साथियों अपन किसके संदर्भ में, पशुओं के आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। साथियों, अपन बात करने वाले इस सब्जेक्ट के अंतर्गत विभिन्न पशुओं की, उन पशुओं की नस्लों के बारे में, फिर अपन बात करेंगे पशुओं के रोग के बारे में और उनको दी जाने वाली मेडिसिन के बारे में। साथ ही अपन बात करेंगे पशुओं से प्राप्त जो आपका मिल्क रहता है, उस मिल्क और मिल्क के बायो प्रोडक्ट की बात करेंगे भी, उनसे अपन को क्या मिलता है, किसमें क्या क्या क्वांटिटी रहती है साथियों, उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं साथियों अपन। तो पशुओं की बात करें तो पशुओं का पहला जो नॉर्मल अपन बात करें, पहला ही वर्गीकरण अपन बात करते हैं, वो करेंगे इनको आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला अपन साथियों बात करते हैं भी आमाशय के आधार पर। किस आधार पर साथियों? आमाशय के आधार पर अपन बात करेंगे पशुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों 3 भागों में बांटा गया है। कौन से 3 भाग रह जाएंगे? तो रुमंथी रह जाते हैं, अरुमंथी रह जाते हैं और सुडोरुमंथी रह जाते हैं। आपके सिलेबस के अंतर्गत जितने भी पशु रहते हैं, उन पशुओं को अपन किस भाग में रखने वाले हैं, उन्हीं की बात करेंगे साथियों। तो 3 रह जाएंगे आपके, कौन से? रुमंथी, अरुमंथी और सुडोरुमंथी। रुमंथी का मतलब क्या होता है साथियों? वह पशु जो किसके अंतर्गत आते हैं? जुगाली करने वाले साथियों। कौन से आते हैं? जुगाली करने वाले साथियों। आपने देखा होगा ना, पशु चारा खाने के बाद, अपना खाना खाने के बाद जुगाली करता रहता है, ठीक है, जो अपन ये कहेंगे मुंह को चलाता रहता है, उसी की बात करें। तो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उन्हें अपन रुमंथी पशु कहते हैं। और बात करेंगे साथियों, जो जुगाली नहीं करते हैं वो किस में आएंगे? अरुमंथी में आते हैं। और तीसरा रह जाता है साथियों आभासी जुगाली करने वाले। आभासी जुगाली का मतलब क्या होता है साथियों? भी झूठा मूठा जुगाली कर रहा है, वास्तविकता के अंतर्गत नहीं है। वास्तविकता वाले कौन है? रुमंथी वाले। आभासी जुगाली करने वाले जिन्हें अपन क्या कहते हैं साथियों? सुडोरुमंथी के नाम से जानते हैं। तो तीनों बातें ध्यान में रह जाएंगी आपकी भी। आमाशय के आधार पर जो अपन बात करते हैं, इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, रुमंथी, अरुमंथी और सुडोरुमंथी। पहला जुगाली करने वाले, दूसरे जुगाली नहीं करने वाले, और तीसरे कौन से रह जाएंगे? आभासी जुगाली वाले। तो तीसरे कौन से हैं साथियों? आभासी जुगाली वाले हैं, ठीक है। ये आपके आभासी जुगाली वाले रह जाएंगे। इनके संदर्भ में अपन को ये बात ध्यान में रखनी है साथियों, आभासी जुगाली वाले। अब बात करते हैं साथियों, एक एक करके इनकी बात करते हैं। और सबसे पहले अपन बात करें किस संदर्भ में? रुमंथी वाले। तो रुमंथी के अंतर्गत अपन बात करते हैं साथियों भी, जो रुमंथी के अंतर्गत आपके पशु आते हैं ना, इन पशुओं का जो पेट होता है वो 4 भागों में विभाजित होता है साथियों। इस पेट की अपन क्यों बात करें साथियों? इसी के आधार पर इनका वर्गीकरण करें अपन भी। जो रुमंथी रहते हैं, जुगाली करने वाले पशु रहते हैं, उनका जो पेट है 4 भागों में विभाजित होता है। और उन 4 भागों के नाम क्या रहते हैं साथियों? रुमेन रहता है, रेटिकुलम रहता है, ओमेजम रहता है और ओबेमेजस के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये 4 भागों में इनका पेट विभाजित होता है। और ये पशु होते कौन से हैं साथियों? तो कौन से होते हैं? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। यानी कि अपन बात करें जो आपके प्रमुख
पशुओं की नस्लें रह जाती हैं या प्रमुख पशु रह जाए अपन जो सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो किस में आते हैं, वो जुगाली करने वालों में आते हैं, रुमंती में आते हैं, जिनका पेट 4 भागों में विभाजित होता है साथियों। ठीक है, वो अपन बात करने वाले हैं। दूसरा साथियों अपन बात करेंगे, अब याद रखिएगा ये तीनों पढ़ने वाले हैं अपन। तो पहला अपन ने पढ़ लिया भी गाय भैंस भेड़ और बकरी रुमंती वाले, यानी कि इनका पेट 4 भागों में विभाजित है, मतलब कि ये क्या करते हैं, जुगाली करते हैं साथियों। दूसरा अपन बात करेंगे वो कौन से आ जाते हैं साथियों, सेकंड अपन बात करते हैं साथियों, वो आपका आ जाएंगे कौन से, उनकी अपन बात करेंगे। सेकंड आपके आ जाएंगे साथियों एरुमंती। एरुमंती को अपन क्या पढ़ के वाले थे, क्या पढ़ा था भी जो जुगाली नहीं करते हैं, तो जो जुगाली नहीं करते हैं उनको अपन एरुमंथी कह रहे थे, यानी कि इन पशुओं का जो पेट होता है वो एक ही भाग में होता है साथियों, 4 भागों में नहीं, एक ही भाग में होता है। और वो भाग कौन सा होता है, ओबेमेजस होता है साथियों। एबिमेजस की अपन बात कर रहे हैं, ये एक ही पार्ट होता है इसमें, और इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, सत्य आमाशय के नाम से जानते हैं साथियों। याद रख लीजिएगा, डायरेक्टली सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसको सत्य आमाशय के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, एबोमेजस को जाना जाता है साथियों सत्य आमाशय के लिए। ठीक है, और इसके अंतर्गत एरुमंथी वाले जो जुगाली नहीं करते हैं वो कौन से हैं, घोड़ा और कुत्ता जो साथियों रह जाते हैं, ये जो पशु रह जाते हैं इस कैटेगरी के पशु किस में आते हैं, एरुमंथी में आते हैं, जो जुगाली नहीं करते हैं। कभी देखा है साथियों आपने भी कुत्ता जुगाली कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता ना, क्योंकि गाय भैंस में तो आपने जरूर देखा होगा। फिर साथियों बात करते हैं अपन सूडोरमांथी वाले में, मतलब कि सूडोरमांथी की अपन बात कर चुके थे साथियों, क्या आभासी जुगाली वाले हैं, ये कौन से हैं, आभासी। ठीक है, उनमें बात करते हैं साथियों, इनका पेट 3 भागों में विभाजित होता है। कौन से, रुमेन होता है इनके पेट में, रेटिकुलम होता है, ओबेमेजस होता है। तो साथियों याद रखना है इसके अंतर्गत कौन सा नहीं पाया गया। तो अपन ने जो बात की थी साथियों, याद हो तो आपको, लास्ट वाला जो बात करें ना, ये वाला ओमेजम, तो यही क्वेश्चन आता है, सूडो के अंतर्गत एब्सेंट कौन सा है, तो कौन सा है, ओमेजम आपका क्या रह जाता है साथियों, एब्सेंट रह जाता है। तो याद रह जाएगा आपको, तो ओमेजम इसमें क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। और ये 3 पाए जाएंगे, कौन से साथियों, रुमेन पाया जाता है, रेटिकुलम पाया जाता है और ओमेजम पाया जाता है। तो इसमें ओमेजम नहीं पाया जाएगा साथियों, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये आपके 3 पाए जाएंगे। और इसके अंतर्गत आभासी वाले में कौन सा आता है, ऊंट आता है। अपने एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बहुत सिंपल सी भाषा में उसने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा पशु है जो आभासी जुगाली करता है, मतलब कि कौन सा पशु है जो सूडोरमांथी में आता है। तो कौन सा रह जाएगा साथियों, ऊंट रह जाएगा। और ऊंट अपने सिलेबस में भी है, आपको ज्ञात होना चाहिए साथियों। इसकी बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं ये 4 पार्ट थे कौन, तो साथियों यहां अपन बात करते हैं, अपन बात करेंगे जैसे ही अपन बात करते हैं गाय के इस पेट वाले भाग की बात करते हैं। तो साथियों ध्यान रखना, ये जो पेट का ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है साथियों, ये रुमेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, रुमेन के नाम से। और नीचे वाला जो इसका पोर्शन रह जाएगा, ये रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। तो 1 नंबर रुमेन की अपन ने बात की, फिर रेटिकुलम की बात की, उसके बाद बात करते हैं साथियों नेक्स्ट कौन सा है, ओमेजम की बात की थी अपन ने। ओमेजम जो आपका जुगाली करने वालों में, रुमंथी वालों में पाया जा रहा था, लेकिन आभासी जुगाली वालों में नहीं पाया जाता है, वो वाला ये वाला पोर्शन आपका रह जाएगा साथियों। कौन सा रह जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका रह जाएगा। ठीक है, और लास्ट आपका ये एबोमेजस रह जाता है साथियों। लास्ट आपका कौन सा रह जाएगा, एबोमेजस। एबोमेजस, इसी को अपन क्या कह रहे थे, याद है आपको, इसी को अपन क्या कह रहे थे, सत्य आमाशय कह रहे थे। ये रहा साथियों, इसी को अपन क्या कह रहे थे, सत्य आमाशय कह रहे थे। एक बात और याद रखनी थी इसके बारे में, क्योंकि यही था जो एरुमंथी वालों में पाया जाता था, बाकी किसी में नहीं था। तो ये अपन को इन चारों चीजों के बारे में ध्यान रखना है साथियों। ये हमारा पहला वर्गीकरण था जो अपन आमाशय के आधार पर पढ़ रहे थे। फिर बात करते हैं साथियों, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट अपन बात करते हैं भी किस प्रकार से जो अपन गाय की बात करते हैं या पशुओं की बात करते हैं, जब वो चारा खाता है तो किस प्रोसेस के अंतर्गत चारा आपका जाता है। तो यहां अपन बात करें तो साथियों, ये आपका चारा जा रहा है, तो चारा जो सबसे पहले जाता है साथियों, वो कौन से पार्ट में जाता है। तो यहां अपन देखिएगा साथियों,
यहां से सीधा चारा आपका कहां आएगा, रूमेन वाले पार्ट में आएगा। किस में आएगा, रूमेन वाले पार्ट में। रूमेन से वो किस में जाता है, तो यहां अपन बात करते हैं रूमेन से वो किस में आता है, ये दूसरे 2 नंबर वाले पार्ट में आता है, और ये आपका कौन सा है, रेटिकुलम है साथियों, ठीक है। और रेटिकुलम के बाद अपन बात करते हैं, सॉरी, रेटिकुलम के बाद किस में जाएगा, ओमेजम में, और लास्ट आपका कौन सा रह जाता है, एबोमेजम रह जाता है। तो क्या क्या बातें याद रखनी है, ये इनका क्रम रहता है साथियों, ठीक है। तो 1 नंबर पे आपका रूमेन आ जाता है, 2 पे रेटिकुलम आ जाता है, 3 पे ओमेजम आ जाता है, और 4 पे आपका एबोमेजस आ जाता है। ये चारों ही पार्ट जो सीक्वेंस अपन पढ़ के गए थे किसमें, रोमंथी वाले में, भी 4 पार्ट होते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी में, उसके पेट के अमाशय के 4 पार्ट होते हैं, उन चारों पार्ट के बारे में अपन ने जान लिया। तो साथियों ये तो सामान्य वर्गीकरण था। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, अब अपन प्रॉपरली बात करते हैं एक पशु के बारे में, और कौन सी अपन नस्लें स्टार्ट करने वाले हैं, और नस्लों के अंतर्गत अपन बात करेंगे साथियों किसके संदर्भ में, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं गाय के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, गाय के संदर्भ में। तो यहां अपन बात करते हैं साथियों किसके संदर्भ में, गाय के संदर्भ में। तो गाय की नस्लों के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले साथियों, गाय की नस्लें पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी देना चाहूंगा। यहां अपन जितनी भी ब्रीड पढ़ने वाले हैं, जितनी भी नस्लें पढ़ने वाले हैं, उनकी सामान्य जानकारी अपन जानकारी ले लेते हैं। और कौन सी जानकारी भी, उनकी कुछ जानकारी जो उनकी फैमिली के बारे में अपन बात करते हैं, किंगडम के बारे में बात करते हैं, डिवीजन के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये जो नस्लें रह जाती हैं ये किस जंतु में आती हैं, किस वर्ग में आती हैं, किस क्लास में आती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को जानना है क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं साथियों, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किंगडम। ये जितने भी अपन नस्लें पढ़ने वाले साथियों सारों की सेम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये जो पशु रह जाते हैं आपके, पशु की नस्लें जो अपने सिलेबस के आधार पर अपन पढ़ने वाले हैं, ये किस किंगडम में आती हैं साथियों, तो ये किस में आती है, जांतव में आती हैं। तो मतलब पशुओं का किंगडम या जगत कौन सा रहता है, तो कौन सा रहता है, जांतव रहता है। फिर दूसरा बात करते हैं इनका डिवीजन, यानी कि कौन से विभाग की रह जाती हैं, तो कौन से विभाग की रह जाती हैं साथियों, रज्जु की रह जाती हैं। किंगडम कौन सा रह जाएगा, जांतव। डिवीजन कौन सा रह जाता है, रज्जु की रह जाता है। और क्लास की यहां तक बात करें तो कौन सी रह जाती है साथियों, स्तनधारी रह जाती है। स्तनधारी के अंतर्गत ही आते हैं। क्लास कौन सी रह जाएगी, वर्ग कौन सा रह जाएगा, स्तनधारी रह जाता है। इन पशुओं की अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो अपन बात करने वाले हैं वो ऑर्डर की बात करने वाले हैं। मतलब कौन सा गण, तो गण कौन सा होता है साथियों, गण इनका होता है ओटियाट विटला, यानी कि आर्टियोडिक्टाइल की अपन बात कर रहे हैं। किसकी, आर्टियोडिक्टाइल की बात कर रहे हैं। तो ये जो पशु रह जाते हैं वो किस ऑर्डर के रह जाते हैं, आर्टियोडिक्टाइल के रह जाते हैं साथियों। ये तो चारों तक जो अपन ने बात की ना साथियों, ये इनकी सामान्य जानकारी है सभी पशुओं की। अब अपन चलते हैं, पूरा जो ध्यान अपना केंद्रित करते हैं वो करते हैं गाय के ऊपर साथियों। और सबसे पहले बात करेंगे गाय किस कुल की मानी जाती है, किस फैमिली की मानी जाती है। तो साथियों गाय जो मानी जाती है वो अपन बात करेंगे किसकी मानी जाएगी, गाय जो मानी जाती है साथियों किसकी मानी जाएगी, वो मानी जाती है बोवेडी कुल की। तो किसकी रह जाएगी साथियों, गाय बोवेडी कुल की रह जाती है। फिर अपन बात करते हैं साथियों गाय के अंतर्गत गुणसूत्र संख्या कितनी रह जाती है, इसकी क्रोमोसोम संख्या कितनी रह जाती है। तो गाय की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है साथियों, गाय की गुणसूत्र संख्या होती है 60। अब याद रख लीजिएगा यही डाटा अपन को कहां पढ़ना है, यही डाटा अपन बात करते हैं साथियों किसके अंतर्गत, बकरी के अंतर्गत। तो बकरी की गुणसूत्र संख्या भी कितनी रह जाती है, 60 रह जाती है साथियों, ध्यान में रह जाएगा। तो गाय और बकरी की गुणसूत्र संख्या दोनों की कितनी रह जाएगी, 60 रह जाएगी साथियों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये सामान्य जानकारी अपन जानकारी ले चुके हैं साथियों, किंगडम जानता है, डिवीजन रज्जु की है, वर्ग इनका स्तनधारी रहता है, गण इनका ओटियाट विटला रह जाता है, और बोवेडी कुल की गाय रह जाती है जिनमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, 60 होती है। अब बात करते हैं गाय के वैज्ञानिक नाम की। तो गाय क्या होती है साथियों, गाय को अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो आपका कौन सा रह जाता है, भारतीय गांव की बात करेंगे, और दूसरा अपन बात करेंगे किसकी, विदेशी गांव की। मतलब एक जो देशी जो भारतीय गाय है और एक विदेश की जो गाय है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भारतीय या देशी गांव का नाम क्या रह जाएगा साथियों, भारतीय या देशी गांव की बात करें तो इनका नाम क्या रह जाता है, इनका नाम रह जाता है बोस इंडिकस।
भारतीय गांवों को साथियों किस नाम से जाना जाता है? बॉस इंडिकस के नाम से जाना जाता है। और बात करेंगे विदेशी गांवों को, बॉस टार्टस के नाम से जाना जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, साथ के साथ अपन पढ़ रहे हैं, भारतीय गांवों को बॉस इंडिकस कहते हैं और विदेशी गांवों को बॉस टार्टस कहते हैं। अब इनके अंतर्गत पहली अपन बात करें, इनका वर्गीकरण पढ़ें या इनका क्लासिफिकेशन करें या इनको अपन ये कहें इनमें अलग अलग चीजें क्या है। तो पहला इनका नाम अलग है साथियों, भारतीय गांवों का नाम तो रह जाएगा बॉस इंडिकस और विदेशी का रह जाता है बॉस टार्टस। पहला तो वर्गीकरण यही हो गया इनका। दूसरा ये होता है जो भारतीय गायें होती हैं उनमें कुबड़ पाया जाता है साथियों। आपने देखा होगा भी पीठ जब आपकी चलती है तो इस प्रकार से कुबड़ आता है, तो कुबड़ किसमें पाया जाता है? तो कुबड़ पाया जाता है भारतीय गायों के अंतर्गत। किसमें नहीं पाया जाता है? तो विदेशी क्या होती हैं? कुबड़ रहित होती हैं, यानी कि विदेशी गायों में ये कुबड़ नहीं पाया जाता। उनका जो बॉडी होता है ऊपर से समतल होगा साथियों। तो दोनों में एक विभाजन, तो ये याद रखना है आपको। क्या क्या हो गया? पहला नाम भारतीय गांवों का बॉस इंडिकस है और विदेशी का बॉस टार्टस रह जाता है साथियों। और भारतीय गायें क्या होती हैं? कुबड़ सहित होती हैं, मतलब कि इनमें कुबड़ पाया जाता है और विदेशी गांवों में कुबड़ नहीं पाया जाता। फिर बात करते हैं साथियों, गाय को अपन अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पहला अन्य नाम पढ़ते हैं साथियों, इसे क्या कहते हैं? अपन जेबू कहते हैं। और जेबू कौन कह रहे हैं साथियों? यूरोप वाले क्या कह रहे हैं? इसे जेबू कह रहे हैं। तो जो यूरोप के अंतर्गत अपन बात करेंगे साथियों, यूरोप वाले इसे क्या कहते हैं? जेबू के नाम से जानते हैं। और दूसरा साथियों अपन बात करेंगे टी कप काऊ के नाम से इसे कहां जाना जाता है? अमेरिका वाले इसे क्या कहते हैं? टी कप काऊ कहते हैं। पहला अपन जो याद रखने वाला मैटर है साथियों वो ये रहता है, भारतीय गाय का नाम क्या रह गया? बॉस इंडिकस और विदेशी का बॉस टार्टस। भारतीय गायों में कुबड़ पाया जाएगा और विदेशी में कुबड़ नहीं पाया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अदर नेम की। बात की अपन ने, जेबू यूरोप वाले कहते हैं और टी कप काऊ कौन कहता है? अमेरिका वाले कहते हैं। ये तो सामान्य जानकारी जो अपन को याद रखनी है साथियों। उसके बाद अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं साथियों वो बात करेंगे अपन एक संस्था की, और संस्था का नाम क्या रह जाएगा? NBAGR। क्या था साथियों? NBAGR। वर्तमान में ये संस्था कहां पे है? करनाल हरियाणा के अंतर्गत। पहले तो अपन बात कर लेते हैं इसका पूरा नाम क्या रह जाता है। तो क्या रह जाएगा साथियों? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। अब बात करते हैं ये संस्था करती क्या है। इस संस्था का कार्य क्या है साथियों? अपन बात करेंगे ये संस्था क्या करती है, जो भी पशु भारत के अंतर्गत जिनका पालन पोषण किया जाएगा, और इस संस्था का कार्य यह है भी उन पशुओं की कौन सी नस्लें हैं, कौन से क्षेत्र के लिए क्या है सूटेबल रहती हैं। या अपन ये कहें तो अगर अपन बात करें जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत ये संस्था बताएगी भी भारत या राजस्थान की जहां तक बात करें भी इतनी जो ब्रीड है, इतनी जो नस्लें हैं वो सूटेबल है, उनका पालन पोषण किया जा सकता है, जो अपन मानते हैं साथियों, या जिनको ये मान्यता देती है। तो ये इनका ध्यान या रख रखाव का कार्य करेगी पशु नस्लों के बारे में जो अपन को जानकारी रखनी। तो पहली बात, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहते हैं साथियों। तो ये आपका इंग्लिश और हिंदी का नेम जो अपन ने फुल फॉर्म पढ़ ली किसकी? NBGR की। साथियों जानना क्या है अपन को? जानना क्या है, इसकी जब स्थापना होती है, जब अपन बात करेंगे साथियों भी NBGR की जब क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो स्थापना इसकी कब होती है? स्थापना होती है साथियों 21 सितंबर 1984 को। कब हुई थी? 21 सितंबर 1984 को इसकी स्थापना होती है। कहां पे हुई थी? बेंगलोर में। कि सर अभी तो आप बता रहे थे NBGR कहां पे है? करनाल में है। तो साथियों याद अपन को यही रखना है, NBGR है कहां पे? तो करनाल में ही है। लेकिन जब इस संस्था को बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1984 की अपन बात कर रहे हैं, तो तब इसकी स्थापना कहां की गई थी? बेंगलोर के अंतर्गत। और एक साल बाद इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है 1985 के अंतर्गत, और कहां कर दिया जाता है? करनाल के अंतर्गत। तो बात करेंगे स्थापना NBGR की बेंगलोर में होती है 84 में।
1 साल बाद उसे करनाल शिफ्ट कर दिया जाता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बात आती है भी ऐसा हम दो नाम क्यों याद रखें, जबकि प्रचलन में क्वेश्चन क्या है, यहां ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही पूछा गया है, एनबीजीआर जो संस्था रह जाती है कहां पे है, करनाल के अंतर्गत, दैट्स इट। लेकिन साथियों आपको ज्ञात हो, अगर आपके किसी सहपाठी ने या आपने जो एग्जाम दिया था लास्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 की जहां तक मैं बात कर लूं, तो उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आया था आईएमडी का, इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट की अपन बात करते हैं। प्रचलन में क्या आ रहा था, वर्तमान के अंतर्गत बात करें तो वो पुणे बताया जा रहा था। लेकिन साथियों जब आईएमडी की स्थापना होती है तो उस संस्था की जब स्थापना की गई थी तो स्थापना कहां हुई थी साथियों, स्थापना कहां होती है उसकी, स्थापना होती है उसकी कोलकाता के अंदर। और यही क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंतर्गत पूछा जा चुका था और ज्यादातर बच्चों का यही मानना था, ये तो गलत मान लिया उन्होंने, क्योंकि जब आंसर किया ही तो उन्होंने क्या माना, उन्होंने भी कोलकाता माना था। कहते नहीं गलत माना हुआ है, क्यों, क्योंकि ये तो पुणे। लेकिन साथियों इसीलिए बता रहा हूं, एनबीजीआर की भी जहां तक अपन बात कर ले तो वर्तमान में ये करनाल के अंतर्गत है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये कहां था, ये बेंगलोर के अंतर्गत। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जिसकी स्थापना 21 सितंबर 1984 को होती है, कहां पे होती है साथियों, बेंगलोर में होती है। वर्तमान में कहां पे, करनाल के अंतर्गत। कब आया ये, 1985 में, ये अपन को ध्यान में रखना है। फिर प्रेजेंट नाम जो इसका है आईसीआर एनबीजीआर है साथियों, जो इसे वर्तमान में 1995 के द्वारा इसे जाना जाने लगा है, ठीक है। अब याद क्या रखना है, इस संस्था के द्वारा अपन को बताया जाता है भी इतनी नस्लें आपकी मान्यता प्राप्त हैं, इन नस्लों का पालन पोषण कर सकते हो, इन नस्लों के अंतर्गत वो वेरीफाई करती हैं, भी उन्होंने वेरीफाई करके बता दिया भी इतनी ब्रीड हम वेरीफाई कर रहे हैं, इतनी ब्रीड का पालन पोषण कर सकते हो, तो आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। ये बताता कौन है, एनबीजीआर बताता है। तो बात करते हैं साथियों एनबीजीआर के द्वारा गाय की मान्यता प्राप्त, किसकी, गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी रह जाती हैं, 53 रह जाती हैं साथियों, 53 नस्लें रह जाती हैं जो एनबीजीआर की मान्यता प्राप्त नस्लें। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है साथियों, क्वेश्चन आपका सीधा सिंपल क्वेश्चन है, एनबीजीआर के द्वारा गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं, तो कितनी रह जाती हैं, 53 रह जाती हैं। फिर कुछ और भी अपन ब्रीड की बात कर लेते हैं साथियों, जैसा कि अपन बात करते हैं भी एनबीजीआर ने क्या अकेली गाय की बताई है, ऐसा नहीं है साथियों, अकेली गाय की नस्लों का उन्होंने वेरीफाई नहीं किया या मान्यता नहीं दी, उन्होंने बाकी नस्लों को भी वेरीफाई किया है, बहुत सारी नस्लों को वेरीफाई किया है। लेकिन अपन सारी ब्रीड की बात नहीं कर रहे, अपन अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस की बात करें तो उसके अंतर्गत बात करते हैं, गाय का अपन ने पढ़ लिया 53 नस्लें रहती हैं, और भैंस की बात करेंगे साथियों, बफेलो की बात करते हैं तो 20 नस्लों को मान्यता दी एनबीजीआर ने। और बात करते हैं साथियों नेक्स्ट भेड़ की, जहां तक बात करें तो 45 ब्रीड आपकी रह जाती हैं जिनको मान्यता दी जा चुकी है। ये एनबीजीआर की बात करें, वर्तमान की अपन बात करें तो वर्तमान के अंतर्गत गाय की 53 नस्लें बताई हैं, भैंस की 20 नस्लें बताई हैं और भेड़ की वो 45 नस्लें बताता है जिनको इसने मान्यता दी है। नेक्स्ट गोट मतलब बकरी की बात करें तो बकरी के साथियों अपन बात करते हैं, इसने 39 नस्लें बताई हैं साथियों जो मान्यता दी जा चुकी है। और लास्ट अपन बात करते हैं कैमल यानी कि ऊंट की बात करते हैं तो 9 ब्रीड बताई हैं ऊंट की जिनको मान्यता दी जा चुकी है। तो एनबीजीआर करनाल हरियाणा में, स्थापना 1984 में कहां हुई, बेंगलोर में, और उसके बाद करनाल शिफ्ट कर दिया गया। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले एनबीजीआर कहां पे है तो कहां पे है, करनाल के अंतर्गत। दूसरा एनबीजीआर ने क्या की, विभिन्न नस्लों या विभिन्न ब्रीड की बात करते हैं अपन उनको मान्यता देता है। तो एनबीजीआर के द्वारा गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी रह जाती हैं, 53 रह जाती हैं साथियों। दूसरे नंबर पे अपन बुफेलो को लाते हैं, भैंस को लाते हैं, उसकी 20 नस्लों को मान्यता दी है एनबीजीआर ने। फिर अपन भेड़ की बात करते हैं, 45 ब्रीड रह जाती हैं। फिर बकरी की बात करते हैं, 39 ब्रीड रह जाती हैं। और लास्ट एंड फाइनल अपन बात करेंगे साथियों ऊंट या कैमल की बात करते हैं तो एनबीजीआर द्वारा ऊंट की 9 नस्लों को क्या है, मान्यता दी जा चुकी है। उसके बाद साथियों अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे साथियों, अपन ने अभी पढ़ा है भी एनबीजीआर ने क्या किया, 53 नस्लों को मान्यता दी थी। जो इन 53 नस्लों के अंतर्गत अपन बात करते हैं, एक आपकी सिंथेटिक ब्रीड रह जाती है साथियों, सिंथेटिक डेयरी कैटल के नाम से इसे जानते हैं, और जिसका नाम क्या रह जाता है साथियों, फ्रिजवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब आप कहोगे सर
इसमें इंपॉर्टेंट वाली क्या बात है, आपने 53 पढ़ा दी, हमने याद कर ली भी, गाय की 53 है, भैंस की 20 है, भेड़ की 45 है, बकरी की 39 है और ऊंट की 9 है। लेकिन आपकी सिंथेटिक जो डेयरी कैटल है इसके बारे में इंटरेस्टिंग क्या है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, इस पे ही आपका क्वेश्चन आया था। कब? जो आपका W 2022 के अंतर्गत एग्जाम हुआ था, याद है साथियों? अब कहो सर इसमें स्माइल वाली क्या बात हुई, ये बहुत शानदार एग्जाम हुआ था अभी। क्यों? क्योंकि यहां पे अपन बात करें तो 21 पोस्टों पर जो वैकेंसी होती है आपकी, ये बहुत ज्यादा पोस्टें थी ना, तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था। वहां क्या था, जो गाय से आपका क्वेश्चन आया था, हर सब्जेक्ट से वहां से क्वेश्चन आ रहे थे। जो अपने सब्जेक्ट बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, वहां से गाय में से जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था। उसने क्या किया था, उसने फ्रिजवाल का क्रॉस पूछा था आपसे। कब? W एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर की बात कर रहे हैं साथियों, अपन 2022 एग्जाम की बात करें, वहां उसने पूछा था फ्रिजवाल का निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, मतलब कि इसका क्रॉस क्या है। तो फ्रिजवाल का क्रॉस क्या रह जाता है साथियों, हॉलिस्टियन फ्रीजियन और साहिवाल, दो ब्रीड को मिलाकर क्या है इसका फ्रिजवाल बनाया गया था। मतलब कि हॉलिस्टियन फ्रीजियन का तो नर था और साहिवाल की क्या थी, मादा थी साथियों। ठीक है, साहिवाल की क्या रह जाती है, मादा रह जाती है साथियों। ये अपन को याद रखना है। तो किसका नर, अब ये भी याद रखना है साथियों आपको, जब भी अपन क्रॉस पढ़ने वाले हैं तो जो पहले रखा जाएगा वो नर होता है और जो बाद रखा जाएगा वो मादा होती है। ये याद रखना है अपन को, क्रॉस का ये ध्यान में रख लेना है, कहीं आप इसको उल्टा मत कर देना। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपन बात करते हैं फ्रिजवाल जो नस्ल तैयार की गई थी, जो सिंथेटिक डेयरी कटल रह जाती है, वो हॉलिस्टन फ्रीजियन और साहिवाल का क्रॉस रह जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका W 2022 के अंतर्गत, यही पूछा गया था फ्रिजवाल का क्रॉस क्या रह जाता है। तो फ्रिजवाल का क्रॉस रह जाएगा साथियों हॉलिस्टन फ्रीजियन इंटू साहिवाल। याद रख लेना, हॉलिस्टियन फ्रीजियन आपकी क्या है, एक विदेशी ब्रीड है। आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। वह ब्रीड जो क्या करती है, सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन उपलब्ध करवाती है आपका। और वही अपन बात करें ऐसी देसी ब्रीड कौन सी है जिसका सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो वो साहिवाल रह जाती है। मतलब दो ऐसी ब्रीड का मिलन किया गया जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है, एक विदेशी ब्रीड और एक देसी ब्रीड, दोनों को मिलाकर एक नई ब्रीड आपकी तैयार की गई और जिसे अपन फ्रिजवाल के नाम से जानते हैं, जिसे सिंथेटिक डेयरी कैटल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद साथियों अपन बात करते हैं हाइब्रिड ब्रीड की, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, संकर नस्लें कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों, संकर नस्लें कहते हैं। और इन संकर नस्लों की अपन जहां तक बात करें, ये आपकी दो पढ़ेंगे अपन। अब कुछ के मन में यह रहा होगा, क्या सर हाइब्रिड ब्रीड दो ही है क्या इसकी, क्योंकि कुछ ने पढ़ा भी होगा, वो कहेंगे नहीं सर और भी है। तो और भी साथियों बात करेंगे अपन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बात कर लें पहले। इंपॉर्टेंट क्या है भी, इन दो ब्रीड को विकसित करने वाला कौन था, तो कौन रह जाता है, NDRI रह जाती है साथियों। ठीक है, कौन रह जाती है, NDRI। किसकी बात करें अपन, NDRI मतलब कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पे है, करनाल हरियाणा के अंतर्गत है, जिसकी स्थापना कब होती है, 1955 में होती है। NBJR की स्थापना कब हुई थी, 1984 में हुई थी। और NDRI की स्थापना कब होती है, NDRI की स्थापना होती है 1955 में। बहुत बार पूछा जा चुका है साथियों, बहुत बार पूछा जा चुका है NDRI है कहां पे और इसकी स्थापना कब हुई। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इस संस्था ने क्या किया साथियों, दो आपकी क्या है, हाइब्रिड ब्रीड को लॉन्च किया था। कौन सी रह जाती है, एक तो आपकी कौन सी रहती है, करण फ्रिज रह जाती है, और एक कौन सी रह जाती है, करण स्विस रह जाती है। अब याद रखना है, यहां भी क्या इंपॉर्टेंट रोल आपका बन जाता है साथियों, इसका क्रॉस भी। करण फ्रिज को बनाया गया तो कौन सी दो ब्रीड लेगी, और करण स्विस को बनाया गया तो कौन सी दो ब्रीड लेगी। तो करण फ्रिज को जब बनाया गया साथियों, तो थार पारकर और हॉलिस्टियन फ्रीजियन का क्रॉस कराया गया था। याद रखने के लिए साथियों याद रख लेना, क्या याद रखोगे, FT और H याद रख लेना। मतलब F से क्या याद रखना है, फ्रिज याद रखना है। ठीक है, वो वाला फ्रिज नहीं, सर फ्रिज की बात मत करो, फिर हमें उसमें रखा हुआ मिठाई खाना याद आ जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं, अपन इसी पे आ जाते हैं। तो करण फ्रिज की अपन बात करें तो करण फ्रिज
का क्रॉस किसका है? थारपारकर इनको हॉलिस्टियन फ्रीजियन का क्रॉस क्या रहता है? करण फ्रिज का क्रॉस रहता है। मतलब इन दो नस्लों से मिलकर करण फ्रिज बनाई थी। क्यों बनाई थी? यहां भी बात कर ले साथियों, हॉलिस्टियन फ्रीजियन वही आपकी मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन करने वाली। तो करण फ्रिज का जो मिल्क प्रोडक्शन रहता है वो 3700 से लेकर 3800 लीटर प्रति ब्यांत रहता है। यानी कि एक ब्यांत काल में जो करण फ्रिज है वो 3700 से लेकर 3800 लीटर तक दूध आपका उपलब्ध करवा सकती है। उसके बाद साथियों बात करें, दूसरी ब्रीड आपकी कौन सी रह जाती है? करण स्विस रह जाती है। और जहां तक करण स्विस की बात करें साथियों अपन, और करण स्विस के बारे में बात करते हैं, इसका क्रॉस क्या रह जाता है? साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस रह जाता है साथियों। क्या रह जाता है? साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस रह जाता है। तो इसका दूध उत्पादन क्या रहता है? 3400 से 3500 लीटर प्रति ब्यांत रहता है साथियों। इसके बाद साथियों अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करेंगे राज्य गोवंश एवं संवर्धन परिषद द्वारा गोरक्षा वर्ष जो मनाया गया था वो 1959 में मनाया गया था साथियों। अब बात करते हैं गांवों की सर्वाधिक संख्याओं की, मतलब कहां इसकी संख्या ज्यादा है। तो विश्व में सर्वाधिक संख्या गायें, सबसे ज्यादा गायें विश्व में कहां पाई जाती हैं? तो ब्राजील के अंतर्गत सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद भारत का नाम आता है साथियों। और भारत में बात कर लें तो सबसे पहला स्थान किसका है जहां पे सबसे ज्यादा गायें पाई जाती हैं? तो वेस्ट बंगाल रह जाता है, फिर यूपी आता है, फिर एमपी आता है। अपना जो राजस्थान है साथियों वो कितने नंबर पे है? वो 6ठे नंबर पे है साथियों, और 6ठे नंबर पे है। और यहां पे 13.9 मिलियन आपकी क्या है? गायें पाई जाती हैं साथियों। और राजस्थान में बात कर लें तो राजस्थान के अंतर्गत बीकानेर पहले स्थान पे है, और दूसरे पे कौन आता है? जोधपुर आता है। ये आपका सर्वाधिक संख्या के आधार पर अपन बात करते हैं कहां सर्वाधिक संख्या किसकी रह जाती है। उसके बाद साथियों बात करेंगे अपन नेक्स्ट, अब संख्या आपने पढ़ ली, विश्व में सर्वाधिक कहां पे है? ब्राजील के अंतर्गत है। इंडिया में कहां पे है? वेस्ट बंगाल है। और उसके बाद बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत अपन ने बात की है, और राजस्थान के अंतर्गत क्या रह जाता है आपका? राजस्थान के अंतर्गत बीकानेर पहले स्थान पे आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं साथियों, उसके बाद आपका कौन आ जाता है? उसके बाद आपका आ जाता है जोधपुर आ जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत अपन बात करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड आपकी रह जाएगी, एक सेकंड देख लेते हैं साथियों अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत बात करेंगे। तो साथियों यहां तक अपन ने जो बात कर चुके हैं, यहां तक अपन ने बात की भी गाय का नाम क्या हो जाता है, कितनी उसकी मान्यता प्राप्त है, नस्लें रह जाती हैं, क्या उनका नाम रह जाता है। भारतीय गांवों की भी बात की अपन ने, विदेशी गांवों की भी अपन ने बात की, और उसके बाद अपन ने बात की कौन सी आपकी सिंथेटिक रह जाती है, कौन सी आपकी क्या रह जाती है, हाइब्रिड रह जाती हैं, जिनको अपन को याद रखना था साथियों, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करेंगे कौन सी रह जाती हैं आपकी, और उसके बाद सर्वाधिक संख्या की बात करते हैं साथियों, तो कौन सी रह जाती है। तो यहां तक बात करते हैं साथियों, तो अपन को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे साथियों नेक्स्ट डेयरी पशुओं के अंतर्गत सबसे सुंदर नस्ल की, और डेयरी पशुओं के अंतर्गत सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक नस्ल जो मानी जाती है साथियों, वो कौन सी मानी जाती है? आयरशायर की बात करेंगे। तो आप देख सकते हो साथियों, आयरशायर जो आपकी ब्रीड रह जाती है, इस ब्रीड की अपन बात करें, इस ब्रीड को क्या माना गया है? सबसे सुंदर नस्ल माना गया है। तो अब बात आती है भी यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आपका सिंपल लैंग्वेज में है साथियों, भी सबसे सुंदर नस्ल कौन सी मानी जाएगी? तो सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? आयरशायर रह जाती है। फिर साथियों अपन बात करते हैं सर्वाधिक वसा, किस ब्रीड के अंतर्गत सर्वाधिक फैट पाई जाती है, मैक्सिमम फैट की अपन बात करें तो विदेशी नस्लों के अंतर्गत तो आपकी कौन सी रह जाती है? जर्सी गाय रह जाती है, जिसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, कितनी? 5.25%। और देसी नस्लों की बात करें यानी कि भारतीय नस्लों की बात करें तो रेड सिंधी रह जाती है, जिसमें 5% तक क्या है? वसा पाई जाती है। तो यहां अपन ने 3 बातें की हैं साथियों, सबसे सुंदर नस्ल आपकी कौन सी रह जाती है? आयरशायर रह जाती है। मैक्सिमम फैट की अपन बात कर चुके हैं, विदेशी नस्लों में जर्सी गाय और देसी में कौन सी है? रेड सिंधी रह जाती है। फिर साथियों अपन बात करते हैं, एक नस्ल रह जाती है आपकी वैचूर। वैचूर कहां की रह जाती है? केरल की है साथियों। ये आपकी वैचूर नस्ल है साथियों, केरल की है। इस नस्ल को क्या माना गया है? गाय की सबसे बौनी नस्ल माना गया। बाकी नस्लों के मुकाबले अपन बात कर रहे हैं तो सबसे बौनी नस्ल कौन सी मानी गई है?
वैचूर मानी गई है साथियों, ध्यान में रख लेना। वैचूर को क्या माना गया है, सबसे बौनी नस्ल माना गया है। इसीलिए अपन बात करते हैं, इसको एक अन्य नाम भी दिया अपन ने, क्या, इसे मिनिएचर गाय के नाम से जाना जाता है। तो साथियों यहां तक अपन इनके संदर्भ में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों, अब कुछ प्रोसेस रह जाते हैं साथियों, कुछ आपकी डेफिनेशन रह जाएंगी, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों सकलिंग की। किसकी बात करें, सकलिंग। सकलिंग किसे कहा जाता है, जब अपन क्या करें, मां के साथ रखकर बछड़े का क्या करते हैं, पालन करते हैं साथियों। जब उसकी माता के साथ रखकर ही उस बछड़े का पालन करते हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सकलिंग कहते हैं साथियों। आपने देखा भी होगा साथियों, ग्रामीण इलाके की जहां तक अपन बात कर ले तो यही प्रोसेस प्रचलन में, पशु के ब्याने के बाद उसके बच्चे के साथ ही क्या है, उसका पालन पोषण किया जाता है। तो बछड़े का जो पालन पोषण होता है, बच्चे का जो पालन पोषण होता है, उसकी मां के साथ रखकर ही किया जाता है। तो ऐसा जब होता है, उसकी मां के साथ रखकर बछड़े को पाला जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सकलिंग कहते हैं। लेकिन जब अपन क्या करते हैं, बछड़े को मां से क्या करते हैं, अलग कर दें साथियों। क्या कर रहे हैं अपन, बछड़े को मां से क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं साथियों। यानी कि मां के, जब अपन बात करते हैं, जब नवजात बछड़े का क्या होता है, जन्म होता है, तो उसको उसकी मां से अलग कर दिया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो ऐसा, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, विनिंग कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, विनिंग कहते हैं। और विनिंग वाली प्रोसेस कहां अपनाई जाती है, ये आप देखोगे साथियों, बड़े डेयरी फार्मों में अपनाया जाता है। क्योंकि बड़े डेयरी फार्मों के अंतर्गत अपन बात करें तो पशुओं का मैक्सिमम जो अपन बात कर रहे हैं, भी किस उत्पादन के उद्देश्य क्या है अपना, तो उत्पादन का उद्देश्य क्या रह जाता है साथियों, भी ज्यादा से ज्यादा उनसे दूध प्राप्त करना। और जब अपन ऐसा करेंगे, बछड़े को उसके साथ रखेंगे मां के साथ, तो उनके जो मिल्क प्रोडक्शन में क्या आती है, कमी आती है। तो वो मिल्क प्रोडक्शन में कमी ना आए, इसलिए अपन उसके बछड़े को अलग कर देते हैं और मां को अलग रखते हैं। जब ऐसा किया जाएगा तो वो आपका क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। लेकिन साथियों अब याद रखने लायक बात आपकी क्या है, वो ये है, ये तो अपन तब करते हैं जब उसका बछड़ा क्या है, जीवित है। मतलब बछड़ा भी जीवित है और उसकी मां भी जीवित है, फिर भी आपने अलग अलग कर दिया, तो विनिंग याद रखना है। अब याद कैसे रखना है, तो सिंपल सा याद रख लेना, सकलिंग में याद रखना, सहज से सकलिंग और सहज से साथ याद रख लेना साथियों। और वी से विनिंग और वी से क्या याद रख लेना, विछोड़ा याद रख लेना। ठीक है, मतलब मां के साथ बछड़े का विछोड़ा हो चुका है, वो विनिंग है। ठीक है, लेकिन जब क्या हो, जब बछड़े की मां मर जाती है साथियों, जब बछड़े की मां मर जाएगी तो उस बच्चे को अपन क्या कहते हैं, उसे ऑर्फन कॉल्फ के नाम से जाना जाता है। ये अपन तब नहीं कर रहे भी, अपन दोनों ही जीवित है, मां भी और बच्चा भी जीवित है, फिर उसके अलग अलग रखने, तब ऐसा करेंगे तो वो क्या है, नॉर्मल काफ के नाम से जाना जाता है, और वो विनिंग प्रोसेस थी। लेकिन ऐसा बछड़ा जिसकी माता मर जाए, उसे क्या कहते हैं, ऑर्फन काफ के नाम से जानते हैं। फिर प्रोसेस आती है साथियों ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या कहलाती है, गाय, भैंस और भेड़, याद रख लेना साथियों, गाय, भैंस और भेड़ की चारा खाने की आदत या प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्रेजिंग। मतलब कि आपने देखा होगा, अपन गाय की बात कर रहे हैं, भैंस की बात कर रहे हैं, भेड़ की बात कर रहे हैं, जब ये चारा खाती हैं तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, ग्रेजिंग कहते हैं। यहां पे याद रखनी है साथियों, वो याद क्या रखना है अपन को, याद रखना है आपको ब्रूसनिंग। क्या याद रखोगे आप, ब्रूसनिंग याद रखोगे। ब्रूसनिंग भी क्या है, चारा खाने की आदत है। लेकिन ये किस में होता है साथियों, ये होता है बकरी के अंतर्गत। किसमें होता है, बकरी के अंतर्गत। अब आपको सर इसमें अलग क्या है, यहां अपन तीनों पढ़ाई है, ग्रेजिंग कह रहे हैं तो इसको भी ग्रेजिंग नहीं साथियों। आपने देखा होगा बकरी क्या करती है, बकरी अपने दोनों के आगे पांव जब वो क्या करती है, चरने जाती है, तो आपने देखा कई बार वो झाड़ियों या छोटे पौधों के ऊपर अगले पैर ऊपर कर लेती है, और दोनों पैर ऊपर करके क्या करेगी, चारा खाने लग जाती है, पत्तियां खाने लग जाती है। ऐसी क्रिया के कारण उसे अपन क्या कहते हैं, ब्रूसनिंग कहते हैं साथियों। और बाकी को क्या कहेंगे, ग्रेजिंग कहेंगे साथियों। दूसरी बात करते हैं अपन रमाना या वेलोइंग। रमाना या वेलोइंग क्या होता है, गाय व भैंस की आवाज जो रंभाती है, वो आवाज करती है जो, उसे अपन क्या कहते हैं, रमाना कहते हैं, या उसको ही अपन क्या कहते हैं, वेलोइंग कहते हैं साथियों। तो रमाना या वेलोइंग क्या हो जाएगा, गाय और भैंस की आवाज हो जाएगी। अब अपन बाकी पशुओं की आवाजों की भी बात कर लेते हैं साथियों।
तो ब्लीड क्या होता है? ब्लीड होता है साथियों, अपन बात करेंगे बकरी के अंतर्गत, बकरी और प्लस में अपन बात करते हैं साथियों किसकी? भेड़ की। तो भेड़ और बकरी की जो आवाज होती है, जो अपन कहते हैं ना मिमियाना, मिमियाती है, उस मिमियाना को अपन क्या कहते हैं? ब्लीड कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहेंगे साथियों? हिंदी में इनकी जो क्रिया होती है वो मिमियाना कहलाती है। क्या कहलाएगी? मिमियाना कहलाएगी। तो हिंदी में मिमियाना और इंग्लिश में ब्लीड कहा जाता है किसको? बकरी व भेड़ की आवाज को। और गार्गलिंग क्या होती है साथियों? गार्गलिंग की अपन बात करेंगे, ऊंट जो आवाज करता है साथियों, किसकी बात करें अपन? अपन कैमल की बात करें। ऊंट जो कैमल होता है उसकी आवाज को क्या कहा जाता है? गार्गलिंग कहा जाता है साथियों। और लास्ट अपन बात करते हैं स्टॉनिंग या गर्टिंग की बात करते हैं। ये किसमें पढ़ते हैं अपन? ये पढ़ते हैं साथियों सुअर के अंतर्गत। तो ये विभिन्न पशुओं की आवाजें हैं। गाय भैंस की आवाज क्या कहलाती है? रवाना या वेलोइंग कहलाती है। भेड़ बकरी के क्या कहला रही है? ब्लीड कहला रही है साथियों। ऊंट या कैमल की अपन बात करें तो गार्गलिंग कहला रही है। और सुअर में यही आवाज को क्या कहते हैं अपन? स्टोनिंग या गर्टिंग कहते हैं साथियों। ये अपन को इसके संदर्भ में याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों प्रौढ़ावस्था, यानी कि जब पशु क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। तो सामान्यतः अपन गाय की बात करें, सामान्यतः जो गाय है वो मैच्योर कब हो जाती है? वो 26 से 30 माह में साथियों क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। गाय को मैच्योर होने में कितना समय लगता है? 26 से 30 माह का समय लगता है। लेकिन साथियों ये सामान्य गाय की बात करें, वहीं अपन भारतीय गायों की बात करें तो भारतीय गायें क्या करती हैं? 24 महीने में क्या हो जाती हैं? मैच्योर हो जाती हैं, प्रौढ़ावस्था में आ जाती हैं। और वहीं संकर या हाइब्रिड नस्लों की बात कर लें तो वही 18 माह में क्या हो जाती है? प्रौढ़ावस्था में आ जाती हैं। उसके बाद अपन साथियों बात करते हैं, अपन गाय पढ़ रहे हैं तो गाय के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? शुक्राणु और बात करते हैं अंडाणु की। शुक्राणु और अंडे का जो मिलन या निषेचन होता है वो कहां होता है साथियों? वो आपका कहां होता है? पुट्टन नलिका में। गाय के अंतर्गत जब अपन बात करते हैं नए बच्चे की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जो शुक्राणु और अंडाणु का जो मेल होता है साथियों, जो मिलन होता है, जिससे अपन बात करते हैं आगे भ्रूण का विकास होता है, जिससे बच्चे का निर्माण होता है, वो कहां होगा? वो पुट्टन नलिकाओं में, जिसे अपन क्या कहते हैं? इम्पुला ऑफ ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका अंडे और शुक्राणु की जहां तक बात करते हैं मिलन का जो स्थान रहता है वो स्थान रह जाएगा पुट्टन नलिका या इम्पुला ऑफ ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं साथियों गाय व भैंस की गर्भित करने के लिए जो सर्वाधिक विधि उपयोग की जाती है वो कौन सी की जाती है साथियों? वो रेक्टोवेजाइनल विधि उपयोग की जाती है। आपसे सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, गाय भैंस के अंतर्गत गर्भित करने की विधि कौन सी रहती है? तो कौन सी रह जाती है साथियों? रेक्टोवेजाइनल रह जाती है। वहीं भेड़ बकरी में यही प्रक्रिया अपनाते हैं तो उनकी कौन सी विधि रह जाएगी साथियों? वेजाइनल सेपिकुलम की विधि रह जाएगी। गाय भैंस में कौन सी रह जाती है? रेक्टोवेजाइनल। और भेड़ बकरी में कौन सी रह जाती है? वेजाइनल सेपिकुलम की विधि रह जाती है साथियों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ये तो हो गया अपन ने जो अंडे और अपन ने बात की शुक्राणु के मिलन की बात की है, उनकी प्रक्रिया की, पुट्टन नलिका या इम्पुला ऑफ ओविडक्ट की अपन ने बात की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं साथियों। साथियों यही याद रखना, बाकियों की अपन बात करें ये बीफ हो जाता है। एक अपन बात करते हैं बफन की बात करते हैं साथियों, एक अपन मटन की बात करते हैं साथियों, एक अपन चेवन की बात करते हैं साथियों, एक अपन चिकन की बात करते हैं साथियों, ठीक है, ये एक अपन पोर्क की बात करते हैं साथियों। आगे पढ़ने वाले अपन तो बीफ क्या हो जाएगा? गाय के मांस को बीफ कहते हैं, भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बफन कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं और मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है साथियों। फिर बात करते हैं गाय में ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। मतलब काफ के जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है, उस बच्चे के जन्म की प्रक्रिया। निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है साथियों? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। यही साथियों आपको याद हो तो अपन बाकियों में जब बात करते हैं बाकियों में बात करेंगे तो लगभग में आपका सेम ही रहेगा। लगभग में अपन क्या पढ़ने वाले साथियों? सर्विंग पढ़ने वाले। लेकिन आप याद रखिएगा जब अपन भैंस में पढ़ते हैं ना तो भैंस में यही क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है साथियों? टपिंग कहलाती है। तो सिर्फ आप किसमें याद रखोगे? भेड़ के अंतर्गत क्या याद रखना है?
टपिंग याद रखें। बाकी गाय की बात करेंगे, भैंस की बात करेंगे, बकरी की बात करते हैं अपन, ठीक है, उन सभी में ये क्या कहलाता है, सर्विंग कहलाता है। और इनके समूह को, इनके झुंड को क्या कहा जाता है, इनके झुंड को हर्ड कहा जाता है साथियों। गाय और भैंस के झुंड को हर्ड कहते हैं और भेड़ और बकरी के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है। फ्लॉक अपन कहां पढ़ते हैं, फ्लॉक आप पढ़ोगे साथियों भेड़ और बकरी के अंतर्गत, फ्लॉक की बात अपन वहां करते हैं। फिर बात करते हैं साथियों गाय के अंतर्गत श्वास गति, रेस्पिरेशन जो रेट रहती है वो 20 से 25 मिनट प्रति मिनट रहती है साथियों, याद रख लेना। अब दो बातें हैं साथियों, श्वास गति और नाड़ी गति, ध्यान रख लेना। जो आपने बात है, अपन जो श्वास ले रहे हैं वो श्वास गति होती है, और नाड़ी गति जो अपनी पल्स चलती है, इस नाड़ी गति को पल्स रेट कहते हैं। तो आपने देखा होगा अपनी पल्स बहुत ज्यादा तेज चलती है। वैसा ही अपन बात करें पशुओं के अंतर्गत, तो जो अपनी श्वास गति होती है, ठीक है, पशुओं की जहां तक बात करें, जो इनकी श्वास गति होती है उसका डबल क्या होती है, नाड़ी गति होती है। तो इजी सा पॉइंट है जो अपन को याद रखना है। तो याद रखने के लिए क्या रखना, श्वास गति कितनी है इनकी, तो श्वास गति है 20 से 25 पर मिनट, और इसका डबल कर देंगे अपन नाड़ी गति में 40 से 50 पर मिनट। अब बात आती है श्वास गति ज्ञात कहां से करते हैं, तो कहां से करते हैं साथियों, थूथन से करते हैं। कहां से करते हैं, थूथन से करते हैं। अब थूथन क्या होता है साथियों, थूथन के अंतर्गत अपन बात कर चुके हैं साथियों, क्या होता है थूथन, जो पढ़ने को मिलता है अपन, जो आप गाय के अंतर्गत देखोगे ये वाला पोर्शन होता है जो साथियों, ये वाले पोर्शन को अपन क्या कहते हैं, थूथन कहते हैं, ठीक है। यहीं से अपन बात करेंगे उनकी क्या श्वास गति अपन चेक करते हैं साथियों। उसके बाद अपन चलते हैं साथियों, तो नेक्स्ट अपन ने बात की किसके संदर्भ में, नेक्स्ट अपन बात करते हैं उनकी नाड़ी गति के, और नाड़ी गति कहां से ज्ञात करते हैं, पूंछ की कॉक्सियल धमनी से ज्ञात करते हैं साथियों। पूंछ के नीचे अपन बात करेंगे, एक पल्स होती है साथियों, एक आपकी वेन्स होती है, वहां से अपन कॉक्सियल धमनी के नाम से जानी जाती है, उस वेन से अपन क्या करते हैं, इसकी नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। और नाड़ी गति की बात करें भेड़ और बकरी में कहां से ज्ञात करते हैं, तो वो आपकी कौन सी रह जाती है, फेमोरल धमनी रह जाती है। और वहीं घोड़े में बात करें तो फेसियल धमनी रह जाती है साथियों। कौन सी रह जाती है, फेसियल धमनी रह जाती है। ये आपका नाड़ी गति ज्ञात करने का जो अपन बात करते हैं जगह रह जाएगी। उसके बाद बात करते हैं साथियों टेम्परेचर की बात कर लें, तापमान की बात कर लें, तो तापमान गाय का कितना रहता है, 101.5 डिग्री सेल्सियस रह जाता है साथियों। यहां अपन बात करें 101.5 डिग्री फारेनहाइट रह जाता है, यहां 38.5 क्या रह जाएगा, डिग्री सेल्सियस, दोनों में याद रखना है। तो यहां क्या है 38.5 डिग्री सेल्सियस है और 101.5 डिग्री फारेनहाइट है। किसमें पूछ रहे हैं आपसे वो ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 38.5 है और फारेनहाइट में पूछे तो 101.5 डिग्री फारेनहाइट रहता है। अब यहां बात करें ना साथियों, यहां जो अपन को पढ़ने को मिलता है मैक्सिमम जो आपका टेम्परेचर रह जाता है वो आपको मुर्गी में पढ़ने को मिलेगा साथियों। वहां पे बात करें तो अपन डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 41 से ऊपर हो जाएगा, और डिग्री फारेनहाइट की बात करें तो 160 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं तापमान ज्ञात करने का स्थान कौन सा रहता है, तो गुदा से ज्ञात करते हैं साथियों। उसके बाद इनका मध्यकाल की बात करें तो 12 से 24 घंटे का रह जाता है, और मध्य चक्कर कितना रह जाता है, 21 दिन का रह जाता है। मतलब बात करेंगे जो टाइम पीरियड चलता है, जो अपन हीट साइकिल की बात करते हैं, हीट साइकिल आपका 21 दिन का होता है, और उस हीट साइकिल के अंतर्गत पर्टिकुलर टाइम की बात करें भी पूरा 21 दिन का जो हीट साइकिल चलता है, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत पशु की इच्छा कब होती है मैथुन क्रिया के लिए, या पशु की इच्छा कब होती है जब वो क्या करता है निषेचन के लिए इच्छुक होता है, तो वो क्या टाइम पीरियड रहता है 12 से 24 घंटे रहता है साथियों। प्रजनन की सही समय की 12 से 18 घंटे के मध्य की बात कर चुके हैं अपन। गर्भकाल कितना रहता है साथियों, गाय का गर्भकाल कितना रहता है, 282 दिन रहता है। यही बात करें भैंस का अपन पढ़ेंगे 310 दिन के समथिंग पढ़ेंगे अपन साथियों, ठीक है। मैक्सिमम यहां बात करें तो ऊंट का रह जाएगा साथियों, 395 दिन के समथिंग रह जाता है। ब्याने के बाद पूर्ण मध्यकाल में कब आती है, तो 4 से 12 सप्ताह के मध्य क्या है आ जाती है। यहां बात करें साथियों तो जो अपन बात करते हैं लगभग 60 दिन के ऊपर आपका टाइम पीरियड ले जाती है, एक ब्यान से बाद दूसरे ब्यान के अंतर्गत ये टाइम पीरियड ले जाएगी साथियों। उसके बाद अपन बात करते हैं साथियों नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रह जाता है, नेक्स्ट रह जाएगा जब राज्य की 20वीं पशु जनगणना होती है साथियों, गोवंश की 20वीं पशु जनगणना की अपन बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत ये माना गया है, या ये डाटा अपने पास आता है भी 4.41% की वृद्धि हुई है।
जब अपने 20वीं पशु जनगणना का डाटा पढ़ते हैं साथियों, तो जो पशु गणना होती है आपकी 20वीं, उसके अंतर्गत आपकी जो गाय के अंतर्गत 4.14% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है साथियों। लास्ट एंड फाइनल अपन बात करते हैं इसमें साथियों, और वो कौन सा रह जाता है आपका, वो रह जाता है इसका आहार प्रबंधन। मतलब जब अपन गाय का प्रबंधन कर रहे हैं, गाय का पालन कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा फीड, मतलब नॉर्मली जो चारा दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं साथियों, उसके अलावा अपन उसे एक्स्ट्रा फीड कितनी दे सकते हैं, तो गाय के 100 केजी शारीरिक भार पर उसे 2.5 केजी शुष्क चारा दिया जाता है साथियों। गाय का वेट नॉर्मली जो अपन पढ़ेंगे साथियों 405 केजी का, 400 से 500 केजी वेट मिलेगा आपको, तो प्रत्येक 100 केजी शरीर भार पर 2.5 केजी शुष्क चारा उसे उपलब्ध करवाते हैं साथियों। और गाय के दूध 3 केजी मिल्क प्रोडक्शन, अगर 3 केजी जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होगा उसको अपन डिवाइड करेंगे, प्रत्येक 3 केजी मिल्क प्रोडक्शन पर 1 केजी उसे दाना मिश्रण अलग से दिया जाता है। और जीवन निर्वाह के लिए 1.5 से 2 केजी दाना मिश्रण दिया जाता है साथियों। और लास्ट, अगर प्रजनन योग्य कोई सांड है जिसको अपन इसलिए पाल रहे हैं, इसलिए उसका पालन पोषण कर रहे हैं, इससे क्या करवाएंगे अपन प्रजनन के लिए, तो उसको क्या है 2 केजी दाना मिश्रण अलग से दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करें, जहां से अपन बात कर सकते हैं, भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है या क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो कहां से आया हुआ है, वो यही आया हुआ है साथियों, भी गाय के अंतर्गत प्रत्येक 3 केजी भार पर या 3 केजी मिल्क प्रोडक्शन पर कितना दाना मिश्रण दिया जाता है, तो 1 केजी दिया जाता है। ये भैंस में अपन बात करें तो वहां 2.5 केजी हो जाता है साथियों, ठीक है। अब लास्ट अपन बात कर लें साथियों, तो अपन बात करेंगे राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र कहां पे, तो कहां पे साथियों, बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आपका क्या जाता है, राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र। यानी कि राजस्थान में गायों की नस्लों को सुधारने के लिए जो केंद्र स्थापित किया गया है वो बस्सी जयपुर ग्रामीण में रह जाता है साथियों। और फिर बात करते हैं अपन प्रमुख गोवंश नस्लों के अनुसंधान केंद्र की, जहां पे इनका कार्य किया गया है। सबसे पहले एक ही आपकी एकमात्र विदेशी ब्रीड रह जाती है जर्सी ब्रीड, और जर्सी ब्रीड के लिए अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां रखा गया है, तो बस्सी जयपुर ग्रामीण में रखा गया है। याद रख लेना, जयपुर अपन बात करते हैं अपनी राजधानी रह जाती है, और विदेशी ब्रीड वहीं रखी गई थी जहां पे बड़ी संख्या थी। तो जर्सी गाय का अनुसंधान केंद्र कहां रह जाता है, बस्सी जयपुर ग्रामीण में रह जाता है। गिर की बात करें साथियों तो कहां रह जाएगा, डग झालावाड़ के अंतर्गत रह जाता है। राठी की बात कर लें, नौहर हनुमानगढ़ के अंतर्गत इसका अनुसंधान केंद्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें साथियों तो कौन सी रह जाती है आपकी, वो रह जाएगी थारपारकर। थारपारकर का अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ श्री गंगानगर में भी है और चांदन जैसलमेर में भी, 2 जगह रह जाएगा थारपारकर का साथियों, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर और चांदन जैसलमेर में। नागौरी की नाम से याद रखना, नागौर में है। मेवाती की अलवर मेवात वाले क्षेत्र में है। और लास्ट हरियाणवी की बात करें साथियों तो हरियाणवी का अनुसंधान केंद्र कहां रह जाता है, कुम्हेर में रह जाता है। कुम्हेर साथियों आपने पढ़ा होगा पहले भरतपुर में आता था, लेकिन वर्तमान समय की बात करें नया जिला आपका बना हुआ है कौन सा, डींग, तो कुम्हेर वर्तमान में डींग में आ रहा है। और हरियाणवी का जो अपन बात वही साथियों याद रखना ना किसके साथ टच कर रहा है, जिस क्षेत्र के साथ टच करा है वहीं अपन बात करेंगे उसका अनुसंधान केंद्र है। तो इसीलिए बात करते हैं कुम्हेर डींग के अंतर्गत इसका क्या रह जाता है, अनुसंधान केंद्र रह जाता है। तो साथियों गाय की नस्लें मतलब प्रमुख नस्लें पढ़ने से पहले गाय की जो सामान्य जानकारी के बारे में अपन बात कर चुके हैं, तो सामान्य जानकारी अपन को इतनी ध्यान रखनी है। तो ये आपकी गाय की क्या रह जाती है साथियों, सामान्य जानकारी रह जाती है जो अपन को याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्लास में साथियों अपन बात करेंगे इसकी प्रमुख नस्लों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।